बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, बहुत से दोस्त हमारे इस साल तिल की फसल काश्त कर रहे हैं। मुख्तलिफ सवालात कर रहे होते हैं, तिल की कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए, कितने दिन की ये फसल होती है, कितनी पैदावार आ जाती है, कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी पैदावार के लिए, कीड़ों का कंट्रोल किस तरीके से करें, फंगस वाली बीमारियों का कंट्रोल किस तरीके से करें, कितने दिन की ये फसल होती है काश्त। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त सबसे पहले अगर वैरायटी के इंतखाब की बात की जाए तो तिल की जो है तिल्ली वैरायटी आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त तिल्ली का नाम ले रहे होते हैं। ये TH06 असल में इसका नाम होता है। हमारे काश्तकार दोस्त इसे तिल्ली कहते हैं। थोड़े दुरानिए की ये वैरायटी होती है। 90 से लेकर 95-100 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है, खेतों से ख़त्म हो जाती है और एक अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। बहुत से काश्तकार दोस्त तिल्ली को पसंद कर रहे होते हैं, अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। इसके अलावा आप तिल काश्त करके भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तिल की भी बहुत सी वैरायटी जैसे कि TS05 आपको मार्केट में मिल रही होती है, तिल 18 आपको मिलता है नया पर्ल के नाम से, और बहुत सी वैरायटी दूसरी भी तिल की मिल रही होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि तिल्ली थोड़े दुरानिया की वैरायटी होती है और तिल जो है वो तकरीबन 110, 115, 120 दिन के अंदर ख़त्म होती है। काश्त तिल्ली वैरायटी जो है इसकी शाखें नहीं होती, ये सिंगल स्टेम वैरायटी होती है। एक ही स्टेम के ऊपर, एक ही तने के ऊपर इसके जो है वो फलियां कैप्सूल लग रहे होते हैं। 25 से लेकर 30 दिन के बाद फूल उठाना शुरू कर देता है इसका पौधा, जबकि जो तिल होता है वो 35 से लेकर 40 दिन के ऊपर फूल उठाता है और इसकी शाखें होती हैं, शाखों के ऊपर भी फलियां बन रही होती हैं। पैदावार आप दोनों ही वैरायटी काश्त करके अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप फंगस वाली बीमारियाँ और कीड़ों का कंट्रोल अच्छे तरीके से करें और खादों का इस्तेमाल भी सही तरीके से करें। काश्त में वक्त काश्त की अगर बात की जाए तो तिल की फसल आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई के 15 जुलाई तक आप इसे काश्त कर सकते हैं और एक अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। शरई बीज की अगर बात की जाए तो 2 किलोग्राम बीज आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी मेरा ज़मीन है तो 1.5 किलोग्राम इस्तेमाल करें, हल्की ज़मीन है तो 2 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। काश्त के तरीके काश्त की अगर बात की जाए तो तिल की फसल को आप 2-3 तरीक़ों से काश्त कर सकते हैं। बहुत से काश्तकार दोस्त जो हैं वो छट्टे के ज़रिए काश्त कर रहे होते हैं। अगर आपका रेतला रकबा है तो छट्टे के ज़रिए ही काश्त करें, कोई मसला नहीं है। छट्टे का तरीका ये होता है कि आपने शाम के वक्त पहले अपने खेत को पानी लगाना है, रोनी का पानी लगाएं, उसके बाद जब वत्तर हालत में ज़मीन आए तो शाम के वक्त जो है वो हल लगाएं, शाम के वक्त ही बीज का छट्टा करें और हल्का सुहागा लगा दें। सारे काम शाम के वक्त ठंडे वक्त में आपने करने हैं। ऊपर से पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करवा दें 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से, ताकि जड़ी बूटियाँ आपके खेत के अंदर कंट्रोल रहें। काश्त में वत्तर, अच्छे वत्तर के अंदर तिल की फसल काश्त करनी चाहिए। अगर आप खेलियों पे काश्त करना चाह रहे हैं तब भी आप इसी तरीके से करें कि वत्तर हालत के अंदर बीज का छटा करें और उसके बाद छोटी छोटी खेलियां निकलवा दें। तो इस तरह खेलियों के ऊपर तिल की फसल काश्त हो जाएगी। आप इसे ड्रिल भी कर सकते हैं। ड्रिल करते वक्त आपको चाहिए कि 8 से 10 किलोग्राम बारीक रेत इसके साथ मिला लें, तब आप ड्रिल करके भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। और बहुत ही अहम चीज़ ये है कि आपने छिदराई लाजमी करनी है, यानी पौधों से पौधों का फासला 4 से लेकर 6 इंच होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एक सुराख के अंदर 2-2 पौधे होंगे तो तिल की फसल से आप कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। काश्त में खादों के इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो जिस वक्त आप बीज का छटा कर रहे होते हैं उसी वक्त 1 बोरी DAP खाद और आधी बोरी पोटाशियम खाद की अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं। पहले पानी के ऊपर आपको चाहिए कि आधी से पौनी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें, साथ में 2 किलोग्राम सल्फर इस्तेमाल करें। अगर आप यूरिया और सल्फर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो 1 बोरी अमोनियम सल्फेट खाद की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पैदावार आपकी उतनी बढ़ रही होती है। 8 से 10 किलोग्राम सल्फर हर पानी के ऊपर 2 से 3 किलोग्राम देंगे तो 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल हो जाएगा और आप अच्छी पैदावार की तरफ जा रहे होंगे। काश्त में पानी की अगर बात की जाए, आपाशी जो है तिल की फसल के अंदर 4 की जाती हैं। पहला पानी जितना देर से हो सके उतना देर से लगाएं, यानी 20, 25, 30, 35 दिन के बाद पहला पानी लगाएं बिजाई करने के। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, दूसरा पानी जो है वो उसके 15 दिन के बाद लगाया जाता है, फूल जिस वक्त आ रहे होते हैं। और तीसरा पानी फलियां बनते वक्त, कैप्सूल बनते वक्त, यानी उसके मज़ीद 15 दिन के बाद। और चौथा पानी जो है वो आप मज़ीद 15 दिन के बाद लगा रहे होते हैं जिस वक्त दाने के अंदर भराई हो रही होती है। लेकिन ये 4 पानी आमतौर पे हमारे काश्तकार दोस्त को नहीं लगाने पड़ते क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं। आपको 1-2 पानी के अंदर ही काम चल जाता है, यानी तिल की फसल थोड़े पानी के ऊपर थोड़े खर्चे के साथ अच्छी पैदावार आप इससे हासिल कर सकते हैं।
काशू तिल की फसल के अंदर फंगस वाली बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और साथ में कीड़ों का कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। फंगस वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि बीज के ऊपर जहर लगा के काश्त करें। 2 किलोग्राम बीज काश्त किया जाता है। थायोफिनेट मिथाइल जहर फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। 5 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल जहर लें, 2 किलोग्राम बीज लें, डब्बे के अंदर डाल के अच्छे तरीके से हिलाएं, जहर आपके बीज को लग जाएगा। तो इस तरह से आप काश्त करेंगे तो तिल की फसल के अंदर बहुत सी फंगस वाली बीमारियां जैसे कि स्टेम राट, रूट राट की बीमारियां जो हैं वो आपकी फसल के अंदर नहीं आएंगी। मजीद आप ये कर सकते हैं कि पहले पानी जब आप लगा रहे होते हैं उस वक्त थायोफिनेट मिथाइल 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप फ्लड कर देते हैं तो बहुत सी जड़ वाली जो बीमारियां होती हैं फंगस की वो आपके खेत के अंदर नज़र नहीं आती। काशू तिल की फसल आपने कभी भी ऐसे रकबे के ऊपर काश्त नहीं करनी जहां पानी खड़ा हो। तो बारिशों का पानी या आपने जो पानी लगाया 24 घंटे तक अगर खड़ा रहेगा तिल के पौधे मुरझाना शुरू कर देंगे, सारा का सारा खेत आपका ख़राब हो जाएगा। तिल की फसल को आमतौर पर रेतले रकमों पर मैरा ज़मीन के ऊपर काश्त किया जाता है। भारी मैरा के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं बशर्ते कि वहाँ पानी जज़ब हो जाता हो या पानी निकल जाता हो। सेम ज़दा और नमकियात वाले रकबे के ऊपर तिल की फसल काश्त नहीं की जाती। काशू तिल की फसल के अंदर जो कीड़ा बहुत ज़्यादा तंग करता है, जो हमारी पैदावार का दुश्मन है, वो मिरिड बग है। मिरिड बग जो है वो सब्ज़ तेले की तरह सब्ज़ रंग का ही होता है, रस चूस रहा होता है, फूलों से रस चूस रहा होता है, फूलों के अंदर बैठा होता है, बहुत ज़्यादा फसल को कमज़ोर कर देता है, फूल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं। काशू छोटा सा कीड़ा अंदर बैठा होता है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर होता है, एक एक पौधे के ऊपर 100-100, 200 की तादाद के अंदर बैठा होता है। हमारे काश्तकार दोस्त को इसका पता नहीं लगता और पैदावार शदीद मुतासर होती है, फसल आपकी ख़राब हो जाती है। इसी रस चूसने वाले कीड़े की वजह से बाद में फिलोड़ी की बीमारी आ रही होती है। फिलोड़ी की बीमारी ऐसी बीमारी होती है कि आपको पौधे के ऊपर एक गुलदस्ता सा नज़र आता है, फूलों का गुलदस्ता, पत्तियों का, छोटी छोटी पत्तियों का नज़र आता है, जिसके अंदर तिल के कैप्सूल नहीं बनते, यानी कि इसके ऊपर से कोई पैदावार तो हमें हासिल नहीं होती, लेकिन ये पौधे खेत के अंदर बढ़ते जाते हैं। ऐसा ऐसा करके आपके खेत के अंदर बहुत से पौधे जो हैं वो फिलोड़ी की बीमारी का शिकार हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पैदावार का नुकसान होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप मिरिड बग को वक्त पे कंट्रोल कर लें, सफ़ेद मक्खी को भी वक्त पे कंट्रोल कर लें और सब्ज़ तेले को भी वक्त पे कंट्रोल कर लें। सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले को आप एक ही जहर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लोनिकामिड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तिल की फसल के ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं आता और ये बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। मिरिड बग के कंट्रोल की अगर बात की जाए तो इसे आप अमीडाक्लोप्रिड के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, फिप्रोनिल के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्लोथिनाडीन के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी जहर इस्तेमाल कर लें लेकिन 8 दिन के बाद रिपीट लाजमी करना है। मिरिड बग को कंट्रोल करने के लिए आपको 2 से 3 दफ़ा स्प्रे करने पड़ेंगे। एक स्प्रे के साथ ये कंट्रोल नहीं होता, 8 दिन के बाद दोबारा नज़र आ रहा होता है। काशू फंगस वाली बीमारियों से बचने के लिए मजीद आपने ये करना है कि जब भी आप कीड़े वाली स्प्रे करें, यानी आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए सब्ज़ तेला या मिरिड बग को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करें तो साथ में कोई फंजीसाइड लाजमी मिला लें। जैसे डाइफेनोकोनाजोल जहर मिला सकते हैं, सिजेंटा कंपनी स्कोर के नाम से दे रही होती है। इसके अलावा टिलट मिला सकते हैं, इसके अलावा बायर कंपनी का नेटिवो मिला सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप जहरों का स्प्रे करते हैं तो आप कीड़ों से भी अपनी फसल को बचा लेते हैं और फंगस वाली बीमारियों से भी फसल को अपनी को बचा लेते हैं। तिल की फसल काश्त करके हमारे बहुत से काश्तकार 10 मन से लेके 20 मन तक पैदावार ले रहे होते हैं। जो थोड़ी मेहनत करते हैं वो 10-12 मन फी एकड़ पैदावार लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले 20 से 22 मन फी एकड़ पैदावार भी ले रहे होते हैं। काशू तिल की फसल काश्त करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि इसका रेट बहुत अच्छा होता है। काशू तिल के पौधे की जब 80 से 90% फलियां अपना रंग बदल लेते हैं, कैप्सूल का रंग बदल जाए, पीले रंग के हो जाएं, पत्ते झड़ जाएं, उस वक्त आपको चाहिए कि पौधों की कटाई कर लें। 7-8 दिन तक धूप लगवाएं, अच्छी धूप लगाने के बाद इसे थ्रेशर के अंदर गहाई कर लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।